नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर आरजी पाठशाला। ये जो मैं बेटा आपको जो करवा रही हूँ ना चैप्टर, ये आपके हैं संवैधानिक ढांचा भी करवा रही हूँ मैं आपको। ये ध्यान रखना, संवैधानिक ढांचा भाग 1 करवा रही हूँ। संवैधानिक ढांचे के मैं आपको पहले 5 वीडियो भेज चुकी हूँ। उम्मीद है आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे। देखो बेटा, ये जो मैं वीडियो भेज रही हूँ ना आपको, ये एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से सारे मैंने नोट्स बनाए हैं और इतना डिटेल में मैंने आपको बताया इन वीडियोज़ में। आपको कहीं भी कुछ भी जो है दोबारा बार बार किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा डिटेल में, इसमें से आपकी प्रीलिम की तैयारी भी हो जाएगी और मेंस की भी हो जाएगी। आप एक बार वीडियो ध्यान से सुनो और आपके कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो आपका मिस होता हो या आपको किताब खोलने की ज़रूरत पड़े। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ कि भारत की राज व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत जो लिखित पुस्तक है, यहाँ पर मैं उसी पुस्तक से ही संबंधित 6वां अध्याय आपको करवा रही हूँ, नागरिकता, सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि मेरे नोट्स इतने डिटेल में हैं कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ेगी। ये नोट्स आप कहीं भी बैठ कर अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरा डिटेल में है। तो आपको डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होने चाहिए। फिर भी अगर हों डाउट्स तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ नागरिकता, लेसन 6। आइए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता का सबसे पहले बताऊंगे नागरिकता का अर्थ क्या है। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 प्रकार के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। जैसे जो भारत के नागरिक होते हैं ना, वो पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी पूरे अपने देश पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो, जो व्यक्ति जिस देश के नागरिक होते हैं, ठीक है, उनको अपने देश के एक तो पूर्ण रूप से सदस्य होते हैं और उनको अपने देश पर पूर्ण निष्ठा होती है। और जिस देश के नागरिक होते हैं उस देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये तो हो गया नागरिक। मैंने बताया ना अभी आपको कि किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। तो नागरिक का मैंने बताया है कि नागरिक जो भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, इनकी अपने देश में पूर्ण निष्ठा होती है और जिस देश के नागरिक होते हैं उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं विदेशी। किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। विदेशी क्या होते हैं? वो अपने उस देश के नहीं होते, वो किसी दूसरे राज्य के होते हैं, तभी तो उनको विदेशी कहा जाता है। उन्हें सभी नागरिक और विदेशी अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी नागरिक को भी 2 श्रेणी में बांटते हैं। मैंने बताया ना विदेशी नागरिक, अभी मैंने बताया आपको नागरिक और विदेशी। विदेशी के मैंने क्या बोला है कि उस राज्य के नागरिक नहीं होते, वे दूसरे देश के नागरिक होते हैं। ऐसे विदेशी नागरिकों को भी 2 श्रेणियाँ होती हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। तो इसीलिए विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, जिनके साथ एक देश का दूसरे से देश के साथ व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, उनके देश की अर्थव्यवस्था जो है शक्तिशाली बनती है। तो दूसरे विदेशी होते हैं विदेशी शत्रु। ये वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। वे गिरफ्तारी व नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। इसमें इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और नज़रबंद भी किया जा सकता है। ये होते हैं विदेशी शत्रु। इनके साथ कभी कोई युद्ध चलता रहता है और उनको अधिकार भी पूरे नहीं मिलते। तो मैंने अभी आपको बताया है कि नागरिक कौन होते हैं। नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, नागरिक और विदेशी। 2 तरह के लोग होते हैं भारत में। और विदेशी को भी मैंने 2 भागों में बांटा है, 2 श्रेणी में बांटा है, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। अब मैं आपको बताऊंगी कि संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करता है। ध्यान सुनना सब बच्चे। हमारा जो भारतीय संविधान है, जो नागरिक भारत के रहने वाले होते हैं उनको संविधान जो है निम्नलिखित अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करता है, खास अधिकार। जैसे कि अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध आधार, विभेद मीन्स अगर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो उसके विरुद्ध अधिकार मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, इट मीन्स कि सबको बराबरी का अधिकार हो। और तीसरा अनुच्छेद 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, निवास, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अनुच्छेद 19 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
और अनुच्छेद 15 और 16 जो है वो हमारा समानता के आधार से पर संबंधित है। अनुच्छेद 29 और 30 ये आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी मैं। जो सारे अधिकार है ना, ये सारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा फंडामेंटल राइट्स, उसमें और ज़्यादा आपको व्यापक रूप से समझाऊंगी मैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार और विशेष अधिकार मिलते हैं। तो अनुच्छेद मैंने आपको 19 बता दिया कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ और निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार मिलते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और शिक्षा का पूरा अधिकार है। वो कोई भी अपनी संस्कृति को आगे जो है सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं भी शिक्षा, कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लोकसभा और सबसे बड़ी बात, जो देश के नागरिक होते हैं, सबसे बड़ा उनको अधिकार किस चीज़ का मिलता है, विशेष अधिकार क्या मिलता है कि लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव में उनको मतदान का अधिकार होता है। हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं MP के और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं MLA के। तो इनके चुनाव में भी देश के नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है, लेकिन विदेशी को अधिकार नहीं होता। यह आप ध्यान रखना। संसद व राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार। देखो, मैंने अभी आपका है कि लोकसभा जो राज्य विधानसभा के चुनाव में जो देश के नागरिक होते हैं उनको मतदान का अधिकार मिलता है, और साथ साथ मतदान के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ किसको मिलता है? उस देश के नागरिकों को, ठीक है। और ऐसे ही जो सार्वजनिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी व महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार, तब इन सब पदों पर भी देश के नागरिकों को ही पूरा अधिकार होता है, विदेशी को नहीं होता। तो मैंने आपको बताया ना कि संविधान द्वारा कौन कौन से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे ही इन सब अधिकारों के साथ भारतीय नागरिक को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी वहन करना पड़ता है। देखो, अगर संविधान नागरिकों को अधिकार देता है तो साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें, कर्तव्यों का पालन करें। जैसे कि कर भुगतान, यानी कि सरकार जो कर लगाती है, देश के नागरिक होने के नाते वो अपने देश का कर का भुगतान करें, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें और देश की रक्षा करें। क्योंकि जो देश उनको सारे अधिकार देता है तो उस देश के प्रति नागरिक का भी कर्तव्य बनता है इन सब कर्तव्यों का पालन करना। भारत में नागरिक जन्म से ही प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। जन्म से ही नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी संवैधानिक उपबंध कि संविधान द्वारा क्या क्या उपबंध है नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता वाला जो मैं आपको अध्याय बता रही हूँ ना, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी मैंने पिछला अध्याय बताया आपको केंद्र व संघ व क्षेत्र, वो किस में बता रखे हैं? संविधान के भाग 1 में, ध्यान देना, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। अब जो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा नागरिकता का, तो नागरिकता का वर्णन कौन से संविधान के भाग में किया गया? संविधान के दूसरे भाग में। तो संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, ठीक है। इस संबंध में परमानेंट जो स्थायी होते हैं या विस्तृत कोई उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लोगों, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना आपको नागरिकता के बाद चर्चा की गई, ये कुछ स्थायी नहीं है। ये बताया गया है कि ये तब लागू होता है संविधान लागू होने के समय, अर्थात जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो इनके अधिग्रहण ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई, यानी कि संविधान जब बना था, लागू हुआ था, उस समय ना तो नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकता का अधिग्रहण किया गया, ना ही नागरिकता की हानि की कोई चर्चा की गई। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। देखो, संविधान में कोई चर्चा नहीं की नागरिकता की, लेकिन इस संविधान का जो भाग है 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। उस चर्चा में संविधान ने संसद को ये शक्ति दी है, संसद को ये अधिकार दिया है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों में जो है कानून बना सकते हैं। संविधान निर्माण के उपरांत जब संविधान बन गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार
4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। मैंने बोला ना कि संसद को अधिकार देता है संविधान कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करे और उस व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। तो इस प्रकार जब संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। 4 श्रेणियों के लोग, वो कौन से 4 श्रेणी हैं कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी, मैंने बताया ना कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं, कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। ये मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना कि संविधान निर्माण के पश्चात 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहली श्रेणी में क्या आएगा कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। अभी पहली श्रेणी बता रही हूँ मैं आपको कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और मूल निवासी है, उसके सामने 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त पूरी करता है तो भारत का नागरिक कहलाने के योग्य है। वो 3 शर्तें क्या हैं, उन तीनों में से कोई एक शर्त अगर पूरी करता है, जैसे यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो मूल निवासी हुआ ना, वो भारत का मूल निवासी है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि जो मैंने बताया ना कि नागरिकता किसको मिल सकती है, तो 4 श्रेणी हैं। पहली श्रेणी मैंने ये बताया कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। तो भारत का मूल निवासी बनने के लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त पूरी करता है तो भारत का मूल निवासी है, उसको भारत की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो 3 शर्तें कौन सी हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से, जैसे संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। इन तीनों में से अगर कोई शर्त पूरी करता है तो भारत का मूल निवासी कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान में रखकर समझना कि कौन कौन से लोग भारत का नागरिक बन सकते हैं। 4 श्रेणी में पहली श्रेणी मैंने बता दी, मूल निवासी। दूसरी श्रेणी है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता, या देखो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा, अविभाजित मीन्स कि भारत का भी बंटवारा नहीं हुआ, भारत का बंटवारा नहीं हुआ अभी, उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और निम्न में से यदि कोई एक शर्त पूरी करता हो तो भारत का नागरिक बन सकता है। देखो उनकी शर्तें पूरी करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहले बताया भारत का मूल निवासी है, 3 शर्तें हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है और उसके दादा दादी माता पिता में से यदि वो भारत में से इनमें से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या और इन निम्नलिखित में से अगर कोई एक शर्त पूरी करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। पहली शर्त क्या है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ। इसका मतलब है आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1948 से पहले वो स्थानांतरित हुआ और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया। यानी कि 1948 से पहले वो पाकिस्तान से भारत आया हो और तब से वो भारत में सामान्यतः रह रहा है प्रवासन की तिथि से। और दूसरा, यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। देखो इसमें 2 शर्तें हैं। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आया, ठीक है, और तब से अगर वो यहीं रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसने 19 जुलाई 1948 को तब या उसके बाद भारत में वो आया है तो भारत के नागरिक के रूप में वो अपने आप को पंजीकृत कराए। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए कम से कम उसका, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता है 1948 के बाद आया है या बाद में प्रवासन किए हैं, तो वो कम से कम 6 महीने तक भारत में उसका निवास आवश्यक है, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरी श्रेणी क्या है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया। ध्यान देना, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से, मैंने अभी ऊपर का बताया को पाकिस्तान से भारत आया है, और अब मैं बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान, हाँ, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, हमारे को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लौट आए। पहले वो भारत से पाकिस्तान चला गया आज़ादी से पहले, लेकिन बाद में वो भारत लौट आया और वो भारत का नागरिक बन सकता है
उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। जैसे मैंने अभी वो आपको ऊपर बताया है, तो अगर वो भारत में रहना चाहते हैं वहाँ पाकिस्तान से वापस आने के बाद, तो वो अपना पंजीकरण कराएगा और पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने तक उसका रहना आवश्यक है यहाँ पर, तब जाकर वो भारत का नागरिक बन सकता है। चौथी श्रेणी है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह देखो, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, अविभाजित अभी तो भारत का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है, वो भारत में, लेकिन वो भारत में पैदा हुआ है, वो उसके माता पिता दादा दादी, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा है, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता दादा दादी भारत में रहते हैं। यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से आवेदन किया हो, यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है भारतीय, तो उसको यहाँ पर आकर पंजीकृत कराना पड़ेगा ताकि वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा इस प्रकार करते हैं। मैंने आपको अभी 4 श्रेणियाँ बताई ना, इन 4 श्रेणियों में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वह 4 श्रेणियों में से मेन आपको मैं बता रही कौन से मेन 4 पॉइंट्स हैं कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, दूसरा वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरण हुआ हो, दूसरा पॉइंट बताया ना मैंने। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में पाकिस्तान में स्थानांतरित, यानी कि भारत से पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में वो लौट आया हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर वो यहाँ पर आकर पंजीकरण पाए तो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहला ये पॉइंट बताया है कि नागरिकता के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। संविधान के भाग 1 मैंने बताया मैंने आपको 5 से 11 तक, और नागरिक बनने के लिए संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब दूसरा आपका पॉइंट्स है नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या है। ये तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं, 4 प्रावधान बता दिए हैं। इनके अलावा और अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ध्यान सुनना सब बच्चे, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। अनुच्छेद 9 के अनुसार वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता। अगर वो अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। ये अनुच्छेद 9। और अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो या समझा जाता है यदि इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण संसद करे। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है, कि ये अधिकार संसद को दिया गया है कि नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान, तो संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन, नागरिकता का अर्जन मीन्स कि किस प्रकार से एक व्यक्ति किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है और कैसे उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित अन्य जितने भी सभी विषयों के संबंध में जो विधि है, जो कानून जो है वो संसद बना सकती है। तो ये मैंने आपको बताया नागरिकता जो है वो क्या उनके उपबंध है संविधान द्वारा। अब मैं आपको बताऊंगी मेन जो इसमें विषय है नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान सुना सब बच्चे, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन व समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। देखो, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद अब ये देखना है कि किस प्रकार एक व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त करता है और किस तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इन सब के बारे में जो है नागरिकता अधिनियम 1955 उपबंध कराता है। जैसे कि इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया, यानी कि नागरिकता अधिनियम जो है 1955 इसको 8 बार परिवर्तन किया गया। जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, निरस्त्र व संशोधन अधिनियम 1960, 1985, 86, 92, 2003, 2005, 2015 अलग अलग सालों में इनका जो है संशोधन किया गया। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसको निरस्त कर दिया गया था 2003 के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को 1955 ने भी। अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने अभी ऊपर जो बताया ना कि मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता जिसमें कि संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट आपका नागरिकता का अर्जन। किस प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जो व्यक्ति नागरिक बनना चाहता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत महत्वपूर्ण है। ये नागरिकता अधिनियम जो है वो नागरिकता से संबंधित है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। तो नागरिकता का अर्जन जो है इसमें 5 श्रेणी है, किस तरीके से इसका अर्जन किया जा सकता है। नागरिकता का 5 शर्तें बताते हैं नागरिकता की। पहला है जन्म से। भारत में पहला पॉइंट है इसका, ये मैं आप हेडिंग समझना, क्या मैं अर्जन बता रही हूँ। अर्जन में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ध्यान देना कि 26 जनवरी 1950 को, ये तो संविधान लागू हुआ था, या तब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो व्यक्ति अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी भारत का नागरिक होगा। दूसरा, भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि वो जो उसके माता पिता में से कोई एक या तो भारत का नागरिक हो तथा और वो कोई भी अवैध रूप से प्रवासी ना हो, यानी कि गलत तरीके से किसी और देश से यहाँ पर ना आया हो, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है जन्म से। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का कोई अधिकार नहीं है। पदस्थ विदेशी नागरिक राजनयिक क्या होते हैं? जो कई विदेश से कोई बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ आते हैं, राजनयिक आते हैं, पदस्थ किसी न किसी बड़ी पदवी पर होते हैं, लेकिन अपना कार्य पूरा करने के बाद चले जाते हैं वापस अपने देश में। और जो शत्रु देश के बच्चे हैं उनको भी भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं होता। दूसरा, हमारे को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार का दूसरा क्या है पॉइंट्स, वंश के आधार पर। ये आप हेडिंग देखना, मैं बता रही हूँ नागरिकता अर्जन करने के तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका जन्म से। दूसरा, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। भारत के बाहर हुआ हो मान लो तो भी उसका वंश तो यही है ना सारा उसके, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। यानी कि अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है वंश के आधार पर। इसी अभी मैं वंश का ही बता रही, मैं पहला पॉइंट बताया है। दूसरा, वंश के आधार पर कैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया। यदि उसका जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका मानव पंजीकरण नहीं कराया गया और भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा अगर उसका पंजीकरण नहीं किया गया। भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, तो तभी वो वंश के आधार पर उस देश का नागरिक बन सकता है। एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसके, मान लो कोई नाबालिग बच्चा है अभी 18 वर्ष से नीचे का है, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक तो है ही, लेकिन साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसके भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी भारतीय, क्योंकि एक समय में भारत में एक जगह की नागरिकता प्राप्त होती है। अगर वो नाबालिग है और वो किसी और वंश के आधार पर भारत का नागरिक तो है ही है, साथ साथ अगर किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह तक नहीं कर देता। यानी कि जब तक वो नाबालिग है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर वो भारतीय नागरिक, उसकी नागरिकता उसको एक समय में एक ही नागरिकता मिलेगी, और वो नागरिकता कब मिलेगी? जब वो वयस्क होने के बाद 6 माह के अंदर अंदर जो है अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग नहीं कर देता। ये हो गया आपका वंश के आधार पर। तीसरी नागरिकता मिलती है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण मीन्स कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो
केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण में बता रही मैं आपको, ध्यान देना कि किस प्रकार से पंजीकरण द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है, अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है कि सरकार को, तो आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी कि वो अवैध प्रवासी ना हो, वो गलत तरीके से यहाँ ना आया हो, वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है सरकार, केंद्र सरकार, यदि वो निम्नलिखित श्रेणी में से किसी से संबंध हो। जैसे कि पंजीकरण द्वारा सरकार किसको नागरिकता प्रदान करेगी है, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका, यानी कि जो भारत मूल का व्यक्ति है उसने नागरिकता के लिए अगर आवेदन पत्र दिया केंद्र सरकार को, तो कम से कम भारत में 7 वर्ष तक रह चुका हो, और जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, पहला। दूसरा, वह व्यक्ति जो पूरी आयु और क्षमता का हो और वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो और वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो, तो वो नागरिक बन सकते हैं। और तीसरा, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भारतीय मूल का माना जाएगा वह नागरिक अगर उसके माता पिता में से कोई भी 15 अविभाजित भारत में, जब विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र का निवासी हो। ये आज़ादी के बाद जैसे ब्रिटिशर चले गए, अब भारत के किसी भाग में अगर वो व्यक्ति रह रहे हैं, किसी भूक्षेत्र का निवासी है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इन श्रेणियों के लोगों को, ये 4 श्रेणी बताई मैंने, 3 श्रेणी बताई मैंने आपको अभी, इन पंजीकृत का बता रही मैं, इन श्रेणियों के लोगों को शपथ भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी, यानी कि सरकार द्वारा अगर इनका पंजीकरण हो जाता है तो इनको जो है निष्ठा की शपथ लेनी होगी, पूरे विश्वास की। और वो शपथ क्या लेगा कि वो नागरिक ये कहेगा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा और उसके प्रति निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की विधि का पालन करूँगा और भारत के नागरिक के कर्तव्यों का भी निर्वहन करूँगा। ये कौन कहेगा? जिस व्यक्ति को केंद्र सरकार जिसका आवेदन प्राप्त होने पर उसको भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत कर देती है, तो वो अपने सरकार के सामने जो है वो शपथ लेता है निष्ठा की। चौथा जो है श्रेणी है नागरिकता प्राप्त करने की प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से कैसे नागरिकता मिलती है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकता है। यानी कि केंद्र अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार उस व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी ना हो, गलत तरीके से ना आया हो, अवैध तरीके से, वो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकता है। यह व्यक्ति मतलब सरकार जो उसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकता है और वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो, जैसे कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीयता नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग करेगी। यानी कि एक समय में एक जगह की नागरिकता मिलती है। अगर वो व्यक्ति भारत में रहना चाहता है, उसने भारत सरकार को आवेदन पत्र दिया है, सरकार आवेदन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है, लेकिन उसको दूसरे देश की नागरिकता को त्याग पत्र देना होगा, तब जाकर उसके भारत के सरकार जो उस आवेदन की स्वीकृति करेगी। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के सेवा में है तो वह नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह से पूर्व भारत में रह रहा हो। पॉइंट समझो, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो और उसने सेवा में हो या नागरिकता संबंधी उसने को आवेदन दिया है, तो कम से कम आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पहले से भारत में रह रहा होना चाहिए, तब जाकर वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसी में ही है, प्राकृतिक रूप में ही उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इसमें कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं यानी कि 22 भाषाएँ जो उनका अच्छा ज्ञाता हो और वह भारत के रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, वह भारत में स्थापित किसी कंपनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का निकाय हो या प्रवेश हो उसे जारी रखे, बस इस तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, यदि वो व्यक्ति तो विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति संबंध हो
इस प्रकार के नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी, तब जाकर वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, 5वां पॉइंट बता रही मैं आपको कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ये सारे पॉइंट्स हैं कि नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है। पहला मैंने अभी पॉइंट बताया आपको कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है, जन्म से। दूसरा वंश के आधार पर। तीसरा मैंने आपको बताया आपको पंजीकरण द्वारा। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया प्राकृतिक रूप से। और 5वां पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। कहते हैं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। देखो पॉइंट दोबारा समझो कि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का, अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया तो भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिक अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। क्योंकि नागरिकता अधिनियम है 1955 जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो उसी के तहत 1962 में यह आदेश जारी किया गया। ऐसे ही 1985 असम समझौते के तहत किया गया। असम समझौते के तहत क्या किया गया, ये सारा मैं आपको क्षेत्र समाविष्टि किस प्रकार से किसी क्षेत्र को अपने में समाविष्ट कर सकता भारत। पहले मैंने आपको बताया पांडिचेरी का, अब इसी में बता रही दूसरा पॉइंट। 1985 असम समझौते के तहत, असम में एक समझौता हुआ था तो पांडिचेरी का हुआ था 1962 में जारी किया गया आदेश, और असम समझौता किया गया 1985 में। इस समझौते के तहत भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से, पॉइंट समझना, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, जो अपने प्रवेश के बाद से ही असम के निवासी हैं, उनको 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, 1919 को, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया था, तो उससे पहले ही जो असम है, उससे पहले ही बांग्लादेश से असम आए वह व्यक्ति 1 जनवरी 1966 के पहले ही बांग्लादेश से असम आए और अपने प्रवेश के बाद से असम के निवासी हैं, तो 1 जनवरी 1966 से ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा इसमें वो बंद है असम का ही मैं बता रही हूँ अभी में, कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हो और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, ऐसे निबंधित व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, ये 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बीच उसे जो है सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद, लेकिन इन 10 वर्षों की अवधि के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार उसको नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो ये मैंने आपको बताया क्षेत्र समाविष्टि किस प्रकार क्षेत्रों को अपने में समाविष्ट कर सकता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, नागरिकता अर्जन किस प्रकार की जा सकती है या नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अब जैसे हमारे को नागरिकता मिलती है ऐसे नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है। तो जिस नागरिकता अधिनियम द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के उपबंध हैं संविधान में, ऐसे ही नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं कि इसी उपबंध के अकॉर्डिंग नागरिकता खोने के भी 3 उपबंध हैं। पहला क्या है, स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग मीन्स अपनी मर्जी से त्यागना किसी देश की नागरिकता को। इसका देखो, अब एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु व क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो और केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रहता, जबकि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। मतलब नाबालिग बच्चा नहीं बन सकता, बालिग होने के बाद वो बच्चा जो है वो भारत का नागरिक 18 वर्ष के बाद बन सकता है, अपनी मर्जी से त्याग भी सकता है, बन भी सकता है।
अब बर्खास्ती के द्वारा, ये तरीके बता रही हूँ कैसे हमारी नागरिकता की समाप्ति होती है। बर्खास्त में बर्खास्त करना, किसी को हटाना। यदि कोई नागरिक अपनी मर्जी से स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। यानी कि यदि कोई भारत का नागरिक है, अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसके भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तब नहीं होगी, सामान्य समय में होगी। तीसरा इसमें पॉइंट्स है वंचित करने द्वारा मीन्स कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके प्राप्त की हो। वंचित मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार देने से वंचित करना। वंचित कौन करती है? सरकार करती है। मैंने आपको पॉइंट समझना ऊपर, मैं इसके समाप्ति के तरीके बता रही हूँ आपको। तो समाप्ति के तरीके में मैंने आपको पहले दो बता चुकी हूँ, स्वैच्छिक त्याग, और दूसरा बताया बर्खास्त के द्वारा। तीसरा वंचित करने के द्वारा। वंचित में क्या होगा कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। केंद्र सरकार भारत नागरिक को अपनी मर्जी से उसको हटा भी सकती है, बर्खास्त कर सकते हैं नागरिकता से, यदि उस व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। और चौथा, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी देश में नागरिक को 2 वर्ष की कैद हुई हो। और पाँचवा है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो उसकी नागरिकता सरकार उसको देने से वंचित कर सकती है। इस तरीके से उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। मैंने अभी इसके 3 पॉइंट्स बताए हैं। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? स्वैच्छिक त्याग द्वारा, अपनी व्यक्ति अपनी मर्जी से भी इसको छोड़ सकता है नागरिकता को। अगर कोई बाहर रहना चाहता है तो उसको अपने देश की नागरिकता समाप्त करनी पड़ेगी। और बर्खास्त भी कर सकते सरकार, उसको बर्खास्त भी कर सकती है। और अगर मतलब एक समय में वो दूसरी 2 जगह की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता ना। और तीसरा वंचित में सरकार उनको नागरिकता देने से मना कर सकती है, जैसे मैंने बताया फर्जी तरीके से और संविधान का अनादर किया गया हो, या युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसको राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, इस तरीके से। तो ये सब तरीके हमारे क्या हैं कि किस तरीके से जो है नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। अब जो आपको मुख्य विषय एक और है, एकल नागरिकता। ध्यान सुनना समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। एकल नागरिकता क्या होता है? एक समय में एक ही नागरिकता प्राप्त करना। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, संघ मैंने बताया ना हमारा, संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य, दोनों को शक्तियाँ दी गई संविधान द्वारा। और इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया है भारतीय संविधान। यद्यपि इसका मतलब समझा, यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति अपनाई है। राज्य पद्धति मीन्स केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। बेशक शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र अपना कार्य करता है, राज्य सरकार अपना कार्य करते हैं, लेकिन नागरिकता जो एकल है भारत देश में, अर्थात भारतीय नागरिकता, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। भारतीय नागरिकता में है कि राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, जबकि अन्य संघीय राज्य हैं, जैसे बाकी जैसे हमारा भारत संघीय है, ऐसे कई देश और भी संघीय हैं, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। वहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिक व्यवस्था को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता व्यवस्था का मतलब क्या है कि अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है वो। जैसे हमारे भारत है, केंद्र है, सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और राज्यों में भी है। तो हमारे भारत में एक समय में एक व्यक्ति को मतलब पूरे भारत की नागरिकता एक मिलेगी। लेकिन जैसे हमारे संघीय, ऐसे ही अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, वहाँ भी संघीय सरकार है, लेकिन वहाँ पर क्या दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वह रहता है। एक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में तो रहेगा ना, तो जहाँ व्यक्ति रहता है उसका भी नागरिक होगा, और जिस देश में रहता है उसका भी नागरिक होगा। इसका मतलब क्या है? अमेरिका में नागरिक को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? दोहरी नागरिकता। इस तरह से राष्ट्रीय सरकार, अमेरिका को बता रही मैं आपको, जहाँ संघात्मक राज्य है, इस प्रकार उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सरकार में केंद्र सरकार जो देश है पूरा, वो राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। जब उस व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिलेगी,
तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये तो कि उसको जब दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी तो उस व्यक्ति को दोनों अधिकार मिलेंगे, राष्ट्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था अगर इस तरीके से दोहरे अधिकार प्राप्त होंगे, दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी केंद्र की भी राज्यों की भी, तो यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। यह भेदभाव कहाँ होगा? उनका मताधिकार में, सार्वजनिक पदों में, व्यवसाय को लेकर भेदभाव हो सकता है। ऐसी व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत जो है यह व्यवस्था नहीं कर सकता। भारत ने क्या किया कि ऐसी व्यवस्था में जिससे भेदभाव की समस्या पैदा हो, इसको दूर करने के लिए भारत ने क्या किया है? एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने क्या किया? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता। इसका मतलब कि भारत में सभी नागरिकों, चाहे उनका जन्म कहीं हो और निवास कहीं और हो, और पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जन्म कहीं और हुआ है, उसका निवास कहीं और कर रहा है, लेकिन अधिकार उसको पूरे देश में एक समान मिलेंगे। उनके बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन भेदभाव रहित इस व्यवस्था में भी कुछ अपवाद हैं। देखो, भेदभाव नहीं किया जा सकता पूरे देश में, हमारे भारत में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अपवाद का मतलब क्या है कि जब ये कहा गया है भेदभाव नहीं होता, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत अपवाद भी है। अपवाद मीन्स कि भेदभाव जब हम कह रहे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर होता है। जैसे कि संसद अधिनियम 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले, ठीक है। और ऐसे संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकते हैं, यहाँ अलग, यहाँ समान अधिकार नहीं मिले ना उनको, कहीं ना कहीं अपवाद है उनके लिए। तो ऐसे ही निवास या घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निवास और घूमने की स्वतंत्रता है। जैसे कि अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है, अर्थात जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश व निवास प्रतिबंधित है। प्रवेश या निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया। कि मैंने कहा ना भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ मामले अपवाद है, कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बहुत भेदभाव करती है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। यह व्यवस्था उनकी संपत्ति व परंपरा को बचाने व उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के मामले में, कि जम्मू कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह स्थायी निवासियों की व्याख्या करे और राज्य सरकार के तहत रोजगार व अधिकार मामले में उन्हें विशेष सुविधाएं दे। अर्थात ये सुविधाएं राज्य में संपत्ति अधिग्रहण, राज्य में निवास और छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी व्यवस्था के अनुसार हो सकती है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध कराता है। भारत का संविधान, देखो भारत में जैसे अमेरिका, मैंने बताया अमेरिका में संघीय व्यवस्था है लेकिन वो दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत के संविधान ने कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था की है। एकीकृत अधिकार प्रदान किए हैं। यह व्यवस्था क्यों एकीकृत अधिकार मीन्स चाहे वो केंद्र में जना हो चाहे भारत में और चाहे राज्य में, लेकिन उसको नागरिकता पूरे भारत की एक ही मिलेगी। इससे क्या होता है कि आपसी भाईचारे व लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, जातीय युद्ध व भाषा विवाद होते रहते हैं। मतलब भारत ने बहुत कोशिश की है कि एकल नागरिकता के जरिए पूरे देश की एकता को बनाए रखें, लेकिन इतना सब होने और ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में क्या होते संघर्ष, वर्ग संघर्ष भी होते हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, जातीय युद्ध हुए हैं, भाषाई विवाद होते रहते हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। अर्थात जो संविधान निर्माता थे, जो ये चाहते थे कि एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण हो, क्योंकि भारत जो है वो एक हो, वहाँ किसी प्रकार की किसी पे कोई समस्या ना हो, कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद ही भारत में वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारतीय राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं किया जा सका संविधान निर्माताओं द्वारा, एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य। अब है विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने विदेशी मंत्रालय अर्थात भारतीय
डायस्पोरा पर ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने भारतीय अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की थी। देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि 2002 में विदेशी मंत्रालय जो है एक ML सिंघवी को अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में भी 2000 में इसका संगठन किया गया। इस समिति ने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में इस समिति ने नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। ध्यान से समझना कि सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर यानी कि ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इस समिति ने ये कहा कि 1955 में जो है 1955 जो नागरिकता अधिनियम है इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन करके भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिकों को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया। नागरिकता संशोधन मतलब संशोधन तो किया गया 2015 में और विदेशी भारतीय नागरिक जो थे उनका नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान की विदेशी कार्ड धारक। अब क्या प्रावधान किए गए कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो सरकार के पास पंजीकरण करने के आवेदन करती है, जैसे कि पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक हो, जो किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, वो भी भारत के नागरिकता के लिए कह सकता है। और कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। और तीसरा पॉइंट, भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। ऐसे ही विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार क्या क्या होते हैं। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो किसी भारतीय नागरिक होते हैं, जैसे कि उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा, इसको विदेशी भारतीय हो। दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाने का अधिकारी भी नहीं होगा। एक विदेशी भारतीय नागरिक अगर कार्ड होल्डर है लेकिन भारत में आकर वो ये सारी सुविधाएं उसको नहीं मिल सकती। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने के लिए भी अधिकारी नहीं होगा और वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी भी नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी अधिकारी नहीं होगा और वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने का अधिकारी भी नहीं होगा। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति या संघ व राज्य मामलों में संबंधित पद के लिए अधिकारी नहीं होगा जब तक ऐसे सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देशन ना दे। अर्थात बिना केंद्र सरकार के निर्देशन के इन व्यक्ति को, विदेशी भारतीय नागरिक को, कार्ड होल्डर को ये अधिकार नहीं मिल सकते। अब विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग भी, अगर कोई विदेशी भारतीय है उसको अपनी नागरिकता का परित्याग कर देता है तो देखो उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। तो उसने परित्याग कर दिया ना, तो अपने देश की सरकार को पंजीकृत कर दिया, उसने परित्याग की घोषणा कर दी। वो कहते हैं मैं इस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता हूँ, तो वह व्यक्ति जो है वह पंजीकरण के पश्चात अगर उस सरकार को पंजीकरण करता है सरकार के पास अपने भारत के नागरिकता के लिए, तो वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। दूसरा, जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तब उसका विदेशी मूल की उसकी पति जिसने विदेशी भारतीय नागरिक
कार्ड प्राप्त किए हैं और उसका नाबालिग बच्चा जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक वो नहीं रह जाएगा। चौथा पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का किया। अभी मैंने ऊपर बताया है कि जो विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का प्रत्याग, मानो उसने विदेशी नागरिकता कार्ड का प्रत्याग कर दिया, उसे पंजीकरण किया, सरकार द्वारा उसको मान्यता मिल गई तो नागरिक बन सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अगर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द भी कर सकती है। क्यों? यदि वह संतुष्ट है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, निष्ठा नहीं प्रदर्शित की, अनिष्ठा प्रदर्शित की है, तो सरकार जो है उस व्यक्ति के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। दूसरा, विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर रूप से संपर्क स्थापित किया हो तो ऐसे व्यक्ति की पंजीकरण को सरकार रद्द कर सकती है। तीसरा, विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर ही 2 वर्ष से कम कैद की सजा भुगती हो, उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है सरकार विदेशी भारतीय का। यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ महत्वपूर्ण संबंध हो। और पाँचवा, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा कर दिया गया हो, या ऐसे विभाग या फिर ऐसा नहीं किया गया लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते उसने किसी और के साथ अगर विवाह कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में भी उसकी जो पंजीकरण जो है वो सरकार रद्द कर सकती है। तो ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको ये अध्याय समझाया है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस अध्याय में, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया, नागरिकता के बारे में बताया है कि किस तरीके से नागरिकता जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी नागरिकता जो है सरकार छीन सकती है, हमारी नागरिकता हमें प्राप्त कैसे होती है और कैसे हमारी नागरिकता जो है वो समाप्त हो सकती है, और किस तरीके से नागरिकता अधिनियम 1955 बना, और अर्जन और प्रत्याग का बताया मैंने आपको सर कैसे प्रत्याग कर सकते हैं, और कौन कौन सा विदेशियों को किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये सारे मैंने आपको तरीके बताए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो और समझ भी आएगा, क्योंकि मैंने इस अध्याय को पूरा डिटेल में एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में से अच्छे पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने लिखे हैं। और अगला जो मैं आपको अध्याय करवाऊँगी वो है मूल अधिकार। वो वीडियो आपके पास जल्दी भेजूंगी मैं आपके पास। लेकिन सबसे पहले जितनी मैंने वीडियो आपको भेजी हैं आप इनको ध्यान से सुनो। जब तक आप सुनोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। आप एक बार 2 बार ही सुनो, आपको बार बार पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो पहले आप इनको पढ़ो, समझो वीडियो को जो मैंने आपको समझाया है।